नमस्कार जनती में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही बहस के जवाब का जवाब। तो चले इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त राजकुमार शर्मा कांग्रेस से, भाजपा से श्याम जाजी हमारे साथ में हैं और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में हैं। राजकुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण कि अगर बहस के जवाब की बात करें तो सीधा हमला गांधी परिवार पे भी किया, नेहरू को भी विदेश पॉलिसी को लेकर के याद किया है, यानी कि उन पे भी एक तरह से कटाक्ष किया गया है। राहुल गांधी को इनडायरेक्टली कहा गया है कि कुछ लोग फॉरेन पॉलिसी को अगर अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं तो समझ में नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी को लेकर के इतने सालों तक महज जातिवाद की बात करते रहे, लेकिन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। बात अगर इनडायरेक्टली करें तो को सीधा एक तरह से कटाक्ष से राहुल गांधी पर कुछ लोग अर्बन नक्सलियों की इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री ने एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति का अपमान किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो राजकुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं आप प्रधानमंत्री के स्पीच को? योगेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री 5 बजे से लगातार बोल रहे हैं, लगभग पौने 2 घंटा उनको बोलते हुए हो गया है, और ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है देशवासियों को जैसे हमारे देश के 56 इंच के सीने वाले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को चलाने वाली देश के पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं भारत देश का व्यक्ति हूँ। कांग्रेस पार्टी का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर बड़े होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पौने 2 घंटे से पानी पी पीकर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कोसने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन है, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जो अभिभाषण का जो जवाब दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जो आप वो उत्तर दे रहे हैं, उस उत्तर के अंदर वो अपना जो विजन है, जो बजट अभी एक तारीख को आया है, उसको तरीके से समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा लग रहा है कि कल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हो, जबकि वो बोल रहे लोकसभा के अंदर है। तो कांग्रेस पार्टी उनके तमाम जो पौने 2 घंटे का जो उनका जो भाषण चल रहा है उसकी निंदा करती है, और वो जो लगातार राहुल गांधी जी को किसी न किसी रूप में घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। जी श्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। लगभग पौने 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण की बहस का जवाब दिया है, और उन्होंने अपने जवाब में प्रतिपक्ष को आड़े हाथों भी लिया, अपना विजन भी गिनाया है। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि दिल्ली के चुनाव को साधने की कोशिश की गई है इस अभिभाषण के जरिए, और केवल विपक्ष को घेरने के अलावा कोई भी इसमें नयापन दिखाई नहीं दिया। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों से देश के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, और वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है, केवल कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान कहे जाते हैं उनको दिखाई नहीं देता, उनके कार्यकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, जो बिल्कुल जो उनको चमचे कहे जाते हैं उनको दिखाई नहीं देता। तो उनको दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज दिखाया है। और जो रही बात कि संविधान की बात करते हैं, संविधान की किताब रखते हैं, वही राहुल गांधी जिस समय संविधान में कोई प्रस्ताव पारित होता है और वो मनमोहन जी लेके जाते हैं और उस प्रस्ताव को फाड़ के फेंक देते हैं, तो वो संविधान की बात करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने मर्यादा तार कर दी संविधान की। उस समय प्रधानमंत्री के सामने कोई देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, उनका प्रस्ताव को फाड़ के सार्वजनिक रूप से फेंक दे और बोलते हैं नहीं ये बिल फाड़ दिया मैंने, तो ये पार्टी बात ना ही करे संविधान की तो अच्छा है। संविधान का गौरव क्या होता है उसको समझने की आवश्यकता है ऐसी पार्टी को। केवल किताब जेब में रख के बात करने से नहीं होगा, और काम पूरे देश की जनता को दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है। जनता सब देख रही है क्या क्या काम हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, वही कश्मीर में आज तक ट्रेन नहीं चली थी, आज ट्रेन कश्मीर तक पहुंची है। क्या कांग्रेस 50 साल के राज में ट्रेन पहुंचा पाई वहां पर? देश का विकास इनको दिखाई नहीं देता। क्या आज जो सड़कें बनी है, क्या आप राजकुमार जी उन सड़कों पे जाते हैं, क्या ऐसी सड़कें थी 10 साल पहले? कनेक्टिविटी थी ऐसी? तो आंखें खोलिए राजकुमार जी, अपना चश्मा उतार के, और वास्तव में जो वास्तव चश्मा होता है वो लगाइए, पार्टी का चश्मा उतारिए, तब आपको दिखाई देगा, तब आपको समझ भी आएगा। दर्शक, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, क्योंकि
अगर अभिभाषण की बात करें तो अभिभाषण के लिए प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा और हम सब लोग भी जानते हैं, वर्षों से देख रहे हैं, अभिभाषण किसी भी सरकार के कामकाज का एक तरह से ब्यौरा होता है। ब्यौरा उसका विजन उसमें रिफ्लेक्ट करता है और सारी पॉजिटिव बातें ही होती हैं, क्योंकि अभिभाषण में राज्यपाल स्टेट में और राष्ट्रपति पार्लियामेंट में अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता है। जो पार्लियामेंट में कैबिनेट पास करके देती है ये अभिभाषण की प्रति है, उसी को पढ़ा जाता है, नयापन कुछ नहीं होता उसमें। यह अपेक्षित भी था कि विपक्ष इसी तरह से हमलावर होगा और जवाब भी प्रधानमंत्री इसी तरह से देंगे। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंदर भी कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ या कोई भी अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है या स्टेट के गवर्नर का होता है तो वो अभिभाषण उस सरकार का होता है, सरकार का पार्ट होता है, उसकी जो फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, जो काम होते हैं, उनका एक ब्यौरा होता है। लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर जो कामकाज एनडीए की सरकार ने किए वो गिनाए। चाहे उन्होंने कहा कि मेट्रो की बात की उन्होंने कि 1000 किलोमीटर मेट्रो चल रही है देश में, 1000 का और रोड मैप है, 12,000 के करीब अब इलेक्ट्रिक जो बसें हैं वो दौड़ा रहे हैं देश के अंदर। इसके अलावा जो अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, कंपनीज हैं, इनका हम आगे लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना विजन, सरकार का विजन के साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने खास तौर पे राहुल गांधी पर नाम लिए बगैर ये कहा कि जो लोग संविधान की कॉपी अपने जेब में लेकर घूमते हैं, उनको संविधान के बारे में पता नहीं, फॉरेन पॉलिसी जैसा आपने कहा कि बात करते हैं लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्या होती है उनको पता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू और अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उनके बीच में जो उस वक्त वार्तालाप हुआ एक बुक के अंदर है, वो आप पढ़िए, देखिए कैसे लोगों को गुमराह किया जाता था। तो कुल मिलाकर उनकी तरफ से देश को एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये जो एनडीए की सरकार है, तीसरी बार जो सरकार बनी है, ये चाहे ओबीसी वर्ग हो, SC ST वर्ग हो, गरीब हो, युवा हो, लखपति दीदी हो, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बात की कि लगातार इस दिशा में सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और ये सरकार देश को विकसित कैसे बनाया जा सके उस दिशा में लगातार काम कर रही है। बहरहाल राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे संविधान को लेकर, नौकरियों को लेकर, उन पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से पलटवार किया गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अपेक्षित था कि विपक्ष हमलावर होगा और होता भी है। कहीं पे भी आप चले जाइए, स्टेट में हो चाहे पार्लियामेंट में, आपको नई बात विपक्ष की नहीं है और प्रधानमंत्री का अगर जवाब की बात करें तो भी कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी एक अलग स्टाइल होती है हर प्रधानमंत्री की, वो कैसे उसका जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी अपनी एक अलग स्टाइल के लिए जाने भी जाते हैं। उन्हें जिस तरह से कहा यह अपेक्षित भी था, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर गांधी परिवार हो, क्योंकि ये लग रहा था कि तीनों एक ही परिवार से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि ST SC में से किसी परिवार में कभी कोई सांसद बने कि एक ही परिवार के 3 लोग सांसद बन गए हो। सीधा हमला गांधी परिवार पे था। पंडित नेहरू को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया है और उनके परिवार के लोगों को जाकर के उसमें देखना चाहिए। अगर कोई खामी है, कहीं कोई बात है तो सरकार को सुझाव देना चाहिए, उसमें अगर कोई लगता है तो उसे सुधार भी किया जाएगा। तो चले राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बात मैं जानना चाहूंगा, अभी जैसे ट्वीट आया है कि दिल्ली के इलेक्शन को देखते हुए सब कुछ किया गया है और एक दिन पहले भी ये बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री जब वोटिंग के एक दिन पहले सारी कुछ चीजें ही इसी तरह से तय की गई हैं, इलेक्शन कमीशन को भी इसमें बीच में घसीटने का काम किया। तो ऐसा क्यों लगता है? पार्लियामेंट का अपना एक अलग एजेंडा होता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन का अलग होता है। योगेंद्र जी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये भाषण ऐसा लग रहा था कि दिल्ली चुनाव को लेकर के एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और मैं तो कहता हूं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनको बड़ा विजन रखना चाहिए। विपक्ष अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। आप 400 पार का काम कर रहे थे, आप 400 पार क्यों नहीं गए? योगेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री बहुत विद्वान हैं, गृह मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत विद्वान है। ये 400 पार योगेंद्र जी इसलिए नहीं गए क्योंकि ये लगातार कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को पानी पी करके कोसने का काम करते हैं। विपक्ष अपना काम कर रही है, इनको अपना काम करना चाहिए। ये 240 पे आके क्यों सिमट गए? क्योंकि इनका पूरा टारगेट राहुल गांधी थे। सुबह उठते से लेकर के रात को सोने तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगातार कोसने का काम करें। और मैं कई बार डिबेट्स में कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि जितना आप कांग्रेस पार्टी को कोसेंगे उतना ही आप पीछे जाएंगे। ये कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पे आगे सिमट गई। 1.25 घंटे का जो स्पीच है, निश्चित तौर पे दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। लेकिन आप निश्चित रहे
राजकुमार जी, आपने कहा कि जितना कांग्रेस को कोसेंगे उतने ही पीछे चले जाएंगे। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि ऐतिहासिक तीसरी बार जीत दर्ज कराई है हरियाणा के अंदर और शानदार विजय हासिल की है महाराष्ट्र में। योगेंद्र जी, ये घमंडी तो भारतीय जनता पार्टी को मारा है। सीटें तो हमारी भी 400 पार थी एक जमाने में, उसी का जिक्र कर रहे हैं योगेंद्र जी। एक जमाने में 400 पार सीटें हमारी भी थी। अभी कुछ दिन पहले सरकार राजस्थान में कांग्रेस की हमारी भी थी, आपको भी घमंड ने मारा और ये कह रहे थे 25 बार आएंगे। आपको किसने मारा? और 25 बार आए, यहाँ क्यों कैसे? वहां 14 सीटों में सिमट गए, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, और 11 सीटों पर अब हम आ गए, कांग्रेस पार्टी आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए है कहां? जबकि इस बात में योगेंद्र जी ताज्जुब होगा राजकुमार कि देश के अंदर 550 साल बाद राम मंदिर का स्थापना हुई है, और लोगों को लग रहा था अब की बार दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के झोले में कितने सांसद जाएंगे। लेकिन देश के मतदाताओं ने मंदिर का सम्मान किया, क्योंकि राम जी हमारे सिर पे बैठे हुए हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन देश के मतदाताओं ने कहा कि जो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं उनको 250 से नीचे लाके टिकाओ, और भारतीय जनता पार्टी को 250 लाके नीचे टिका दिया। दूसरी बात योगेंद्र जी, अगर कोई सरकार काम करती है तो उसका इतना बोलना नहीं पड़ता है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने, देश की वित्त मंत्री ने अगर 15 लाख रुपए का जो टैक्स का छूट दिया है 12 लाख रुपए का, तो पूरे देश को पता है, उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कथनी और करनी में अंतर करते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और जो झूठ बोलते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो जुमले फेंकते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश के लोग भूल नहीं पाए, जब पहली बार सत्ता में आए थे तो कहा था 15 लाख आएंगे। योगेंद्र जी 15 लाख आ गए क्या? आज ये फ्री बीज की बात करते हैं, ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये फ्री बीज की परंपरा चलाई है, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं ठोक ठोक करके कि यह परंपरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, जब इन्होंने कहा था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। लेकिन देशवासियों को आज तक भी धोखा है। 15 लाख रुपए आना तो बहुत दूसरी बात है, 15 रुपए भी इनके अकाउंट में नहीं है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन है, हिंदुस्तान को आगे ले जाइए। हिंदुस्तान हमारे दुनिया के नक्शे में सर्वोपरि होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन जुमलों से यह सरकार नहीं चलेगी। जुमलों से देश में हम, दुनिया में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो कोस लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी को बोलने पे आप अंदर डाल लीजिए, बंगले छीन लीजिए, एजेंसियां पीछे लगा दीजिए, लेकिन देश की सच्चाई को आपको जानना पड़ेगा। और देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, आप कहते हैं हम 85 करोड़ लोगों को आटा दाल दे रहे हैं। अब योगेंद्र जी 140 करोड़ में से 85 करोड़ को तो ये लाइन लगा करके आटा दाल दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी गरीबी है देश में। ये कहते हैं गरीब हटाओ का नारा बार बार देते थे, तो आपने कौन सी गरीबी हटा दी? लाइन लगा लगा करके उनको आप आटा और दाल दे रहे हैं, और वो जो गरीब लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं उनके पक्के घर कब बनेंगे? केवल आप आंकड़ों में घर बनाने का काम करते हैं। चलिए श्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि अभी आपने सुना, मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं दोहराऊंगा। योगेंद्र जी, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए। ये जिनको दिए गए हैं वहां जाकर के उनसे मिले। मुफ्त अनाज योजना, स्वास्थ्य योजना, कई प्रकार की योजनाएं जिनका लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का विजन है अंत्योदय का, और अंतिम व्यक्ति तक उन चीज़ों का लाभ पहुंचाने का। शौचालय बनाए गए, करोड़ों की संख्या में जल के कनेक्शन दिए गए, लगभग 12 करोड़ के आसपास जल के कनेक्शन दिए गए, स्वच्छ जल पहुंचाया गया। आज राजकुमार जी को आवश्यकता है समझने की और अपना चश्मा उतार के, पार्टी का चश्मा उतार के देखने की। सब स्पष्ट दिखाई देगा, देश की जनता को स्पष्ट दिखाई देता है। ये आज तक बोलते आते हैं कि राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे, उसके अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो बोलते हैं। काम किया है तो बोलेंगे भी, जनता तक पहुंचाएंगे, जनता ताकि उसका लाभ ले पाए कि जनता के लिए क्या क्या कर रही है पार्टी, देश के प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या कर रहे हैं जनता के लिए। तो हमारा काम है कि जनता तक सारी जो योजनाएं हैं उसको पहुंचाना, ताकि वो लाभ ले पाए। तो बोलेंगे भी, काम करते हैं इसलिए बोलते हैं। और रही बात पार्टी की, अभी ये बोल रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी को खुद को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि कोई समय था जब कांग्रेस पार्टी पूरा देश, राज्यों पे राज करती थी, और आज कांग्रेस पार्टी सिमट के रह गई है। कई बार तो जमानतें जब्त हो गई कई प्रदेशों में। तो ये कांग्रेस पार्टी को खुद को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हमें ज्ञान ना दे, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जनता के दिलों तक पहुँचे हैं, और जनता ने विश्वास जताया, इसीलिए लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और आगे भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बना रहेगा, और जनता के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनता कांग्रेस का चश्मा लगा के नहीं बैठी है, इसीलिए बार बार चुनती है मोदी जी को।
जी चलिए दशरथ, आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ा आपदा की बात कही हो, चाहे जहर की बात की गई हो, ये तमाम वो चीज़ें जो दिल्ली इलेक्शन के दरमियान रही हैं। गांधी परिवार की बात हो, मोदी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको पार्लियामेंट से बाहर भी कैंपेन में उन्होंने जिक्र किया, उन मुद्दों का पार्लियामेंट में भी जिक्र किया है। खैर कोई ज़्यादा वक्त नहीं, एक रात की बात है और उसमें इलेक्शन पे असर पड़ेगा नहीं असर पड़ेगा ये तो 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन विपक्ष को इस बात को लेकर के आपत्ति है कि इस तरह से केवल इस अवसर को बनाने की कोशिश की गई थी और सारा सेटअप पहले से ही रेडी कर लिया गया था कि दिल्ली में जब वोटिंग होगी उससे पहले ही अभिभाषण का जवाब दिलवाया जाएगा। ये विपक्ष का आरोप पहले भी था, अभी भी आरोप रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जैसे पहले भी हमने कहा कि ये तो अपेक्षित भाषण था कि ऐसा संभव है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और ये दौर अभी लगता नहीं है कि खत्म होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और जिस तरह की कटाक्ष, व्यंग और हमलों का जवाब तो कोई नई बात नहीं है। ये तो इसी तरह से कांग्रेस को भी उसी मानसिकता से रेडी रहना चाहिए था कि हाँ ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए निश्चित तौर पे 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो रैलियां होती हैं, भाषण होते थे, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी ये वर्गों की वो बात करते थे। हमेशा ओबीसी को आरक्षण को लेकर बात करते थे, जनसंख्या की बात करते थे, जनगणना की वो बात करते थे। उसी को कहीं ना कहीं मोदी ने टारगेट पे लिया। आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर जब इस बार इलेक्शन हुए थे 240 के आसपास एनडीए की सीटें रही। उसके बाद जो राहुल गांधी ने जो पॉइंट उठाए थे उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी ने ध्यान देना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी की आज स्पीच सुन ली, आप आज का स्पीच सुने या इसके पहले की स्पीच सुने, उन्होंने खास तौर पे ओबीसी, एससी, एसटी पर खास तौर पे बातें कही। उन्होंने कहा कि ओबीसी का आपने कमीशन नहीं बनाया, बार बार आप ओबीसी की बातें करते, ओबीसी को हम ये देंगे ये करेंगे, लेकिन आपने काम नहीं किया। आपने जाति की बात की, लड़ाई लड़वाने की बात की, जबकि हमारी सरकार ने ओबीसी कमीशन की बात करी, एससी एसटी वर्ग, उन्होंने यहां तक कहा, जैसा आपने कहा कि एससी एसटी वर्ग के 3-3 सांसद आए, पहली बार ऐसा हुआ क्या? देश की राष्ट्रपति को किस तरह की अभद्र भाषा बोली गई, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव के साथ ही उन्होंने ये जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है, प्रधानमंत्री को लगता है कि कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ भी रहे हैं, उन पक्षों को कैसे साधा जाए, अगला क्या टारगेट होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जब ये बोलते हैं तो आगामी रोड मैप क्या होगा बीजेपी का, अगले 2028 में जब इलेक्शन हो, 27 में जब विधानसभाओं के इलेक्शन हो, उसमें पार्टी किस रोड मैप के आधार पर जाएगी। बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, टीएमसी की बात करें, वो जातिगत जनगणना को लेकर अभी एक इशू लगातार चल रहा है। इसके पहले एससी एसटी ओबीसी, इसको लेकर, आदिवासियों को लेकर राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि इनके जंगल थे, कब्जा किसी और ने कर लिया। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अधिकार देने का काम बीजेपी की सरकारों ने किया और वर्तमान सरकार कर रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री लंबी और दूरगामी सोच के साथ ही दिल्ली में जो इलेक्शन कल वोटिंग होनी है उसको लेकर तमाम बातें उन्होंने कही। बहरहाल देखना होगा कि दिल्ली की जनता मोदी के भाषण या उनकी जो बातें हैं उन पर कितना यकीन करती है और कितना नहीं। अगर मोदी के भाषण की खास बातें बताएं तो जो सदन के अंदर चर्चाएं हुई उनका भी जवाब दिया और बाहर भी जो चर्चाएं हो रही थी उनका भी जवाब दिया है। जैसे अभी दशरथ हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जातिगत जनगणना की अक्सर बात की जाती है, ओबीसी की बात की जाती है, एसटी एससी आदिवासी की बात की जाती है। उन तमाम चीज़ों को लेकर के कहा है कि जिनके लिए कहा जाता था कि यूथ की स्किल को किल किया जा रहा है, उनके लिए उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है इनडायरेक्टली कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर के एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, आदिवासी कल्याण के लिए मंत्रालय खोला गया और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ही जनजाति मंत्रालय बनाया गया। तो मंत्रालयों की भी उन्होंने बात की कि पिछले सालों से महज केवल बस जातिगत आधार पर और जातियों का नाम लेकर के राजनीति की गई, लेकिन हमने सिर्फ काम किया। कुछ पार्टी ऐसी हैं जो केवल कहती हैं, काम करती नहीं है, लेकिन हम करते हैं, बोलते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो यानी कि मोदी के लिए जो बाहर बीजेपी कहती है कि मोदी है, मुमकिन है, मोदी अपने आप में गारंटी है, तो इनडायरेक्टली मोदी ने वह सब तमाम चीजें भी की हैं। तुष्टीकरण का जिक्र भी उन्होंने किया है, खासकर मुस्लिम महिलाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है कि उन्हें समानता की बात कही गई है और समानता का दर्जा दिया गया है। ओबीसी एसटी एससी के बच्चे डॉक्टर बन सकेंगे, उनकी सीटें बढ़ी हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। और बजट को लेकर के भी आम बजट का जिक्र मध्यम वर्ग को लेकर के पूरी तरह से किया गया और कहा गया है कि 12 लाख तक कोई आपकी जो आय है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बजट के दरमियान कही गई हैं और सीधा सीधा
एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो अपने शब्दों के जरिए सीधे जनता में एक मैसेज देने की भी पूरी कोशिश की गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।